जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टर्गल क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी और आपकी बातें लगातार संविधान में जो है प्रस्तावना से रिलेटेड चल रही थी और आज भी प्रस्तावना से ही चलने वाली है। आज हम लोग प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज पूरा प्रस्तावना जो है उसको हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग संविधान में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान सभा के विषय में पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की आज अंतिम क्लास होने वाली है। ठीक है, तो प्रस्तावना में जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे शब्द पढ़ लिए थे। धर्मनिरपेक्ष क्या है, समाजवाद क्या है, अर्थव्यवस्था के आधार पर समाजवाद कितने प्रकार का होता है, और भी बहुत सारी जितने भी प्रस्तावना से रिलेटेड चीजें हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला क्या है, और RS बोम्मई मामला 1994 ये क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है, लगातार 2 बार पूछा गया है। ये केशवानंद भारती भी कई बार पूछा गया, और RS बोम्मई मामला जो है 1994 ये भी कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने शायद, हो सकता है कि आप इससे पहले भी कहीं पढ़ा हो। ठीक है, लेकिन आज हम आप लोगों के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। आइए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था, इसके विषय में थोड़ा सा हम बता देते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह 1973 का मामला होता है। ठीक है, 1963 के आसपास, मैं आपको इधर बता देता हूं। ठीक है, इधर बता रहा हूं कि 1963 के आसपास, 1963 के आसपास केरल सरकार ने एक जो है संशोधन किया भूमि सुधार कानून से लेकर। और वहां पर यह किया गया कि जिसके पास अतिरिक्त भूमि है, बहुत ज्यादा भूमि है, उस जमीन को कुछ जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो व्यवसाय यानी अगर देखा जाए या जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत रहा है, वो जमीनें या कृषि या पशुपालन ही रहा है। ठीक है, तो उस समय देखा यह गया कि कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनके पास जमीनें ही जमीनें हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, वो भूखों से मर रहे हैं। तो केरल सरकार को लगा जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, उनसे थोड़ा सा जमीन ले लेके, थोड़ी थोड़ी जमीन ले लेके इन गरीबों में दे दिया जाए, कमजोर लोगों में दे दिया जाए, ताकि इन लोगों का भी जीवन यापन हो सके। लेकिन वही केरल में एक मठ था, जिस मठ का नाम था एडनीर मठ। क्या नाम था? एडनीर मठ। ठीक है, ये एडनीर मठ होता है। इस एडनीर मठ के एक जो महंत होते हैं, ठीक है, महंत का नाम होता है केशवानंद भारती। ठीक है, ये केशवानंद जी ने कहा, इन्होंने भी अपनी आवाज जो संविधान के हित में उठाई थी, संविधान को लेकर उठाई थी, बहुत अच्छी उठाई थी। क्योंकि जब इनसे भी कहा गया मठ के आसपास या मठ के नाम पर बहुत सारी जमीन थी, तो केरल सरकार को लगा मठ को इतनी जमीन की क्या जरूरत है। ठीक है, और क्यों ना हम इनसे थोड़ी सी जमीन लेकर ये लोगों में बांट दें, क्षेत्रीय लोगों में दे दिया जाए। तो यहां पर आप सभी ने पढ़ा होगा, धर्म के लिए प्रचार आप कर सकते हो, धर्म के लिए कर इकट्ठा कर सकते हो, टैक्स इकट्ठा करते हो, मंदिर मस्जिद का निर्माण करवा सकते हो। इसीलिए हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सब इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 26 में कहा गया कि आप, आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आप अपने, यानी धर्म में जो भी है, इस्लाम धर्म से है तो मस्जिद, हिंदू से हम तो जो है मंदिर, ठीक है, ईसाई धर्म से है तो चर्च, सिख धर्म से है तो गुरुद्वारा आदि का निर्माण आप करवा सकते हो। उसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अगर, और उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता था। हालांकि आज की डेट में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, लेकिन उस समय मौलिक अधिकार में था। ठीक है, ये 63 के आसपास की बातें हैं। तो जब केरल सरकार ने वहां पे जो एडनीर मठ था, जहां पे केशवानंद भारती जो वहां के अध्यक्ष थे, उस जो मठ था वहां पे, जब उस मठ से वो जमीन का टुकड़ा छीना गया केरल सरकार द्वारा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की, वहां से याचिका इनकी खारिज कर दी जाती है, फिर ये दिल्ली यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां पर इन्होंने कहा, वहां पर इन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 26 में हमें संपत्ति रखने का अधिकार है, तो फिर सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि हमसे हमारी जमीन का टुकड़ा छीना छीना जाए, हमारी जमीनें हमसे छीनी जाए। क्योंकि जब संपत्ति का अधिकार हमें है, तो जमीन भी तो एक प्रकार की हमारी संपत्ति ही है। यह मुद्दा लेकर ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर कर देते हैं। इस पे केस चलता है, और अब तक की सबसे बड़ी पीठ जजों की, यानी 13 जज मिलकर, ठीक है, 13 जजों ने मिलकर इस फैसले को सुनाया था। लगभग 68 दिन के आसपास इस केस में सुनवाई चलती है। उसके बाद ये फैसला आता है, और फैसला क्या आता है? फैसले में कहा गया कि 1973, क्या कहा गया, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ मामला 1973, ठीक है, कहा गया कि 1973, ठीक, 1973
से पहले नवीं अनुसूची, आप सभी को पता है भूमि सुधार से कौन सी अनुसूची जुड़ी हुई है? नवीं अनुसूची। 1973 से पहले नवीं अनुसूची में जो चीजें रखी गई हैं उन चीजों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते, याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अगर नवीं अनुसूची में 1973 के बाद जो चीजें डाली जाएंगी उन पे आप याचिका दायर कर सकते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। ये बात कही गई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत, यानी किस भूमि सुधार एक्ट 1963 एक केरल सरकार ने लागू किया था, उसी के तहत यहाँ पर जमीन छीनी गई थी। किसकी? केशवानंद भारती जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था एडनीर मठ की। यहाँ पर एक मठ था, याद रखना, ये मठ था। ठीक है, इस पर कुछ फिर पहले एक नियम बना, नियम लागू हुआ, कुछ दिन बाद वहां से जमीन छीनी गई। जब जमीन छीनी गई तो केशवानंद भारती ने यहाँ पे याचिका दायर कर दी। तो याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1973 से पहले जितने भी चीजें नवी अनुसूची में रखी गई हैं, भूमि सुधार में जोड़ी गई हैं, उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको चुनौती आप नहीं दे सकते। 1973 के बाद जो बातें नवी अनुसूची में डाली जाएंगे उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। ये बात वहां पर कही गई। ठीक है, तो ये था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। आगे इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन और है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक कुल एक बार संशोधन हुआ, याद रखना। आपसे पूछेगा कि बताओ प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में कुल एक बार संशोधन हुआ है, याद रखना। ठीक है, और यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार। कब हुआ था, किस संशोधन के तहत हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। हुआ क्या था, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, याद रखना है। पहला शब्द है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इससे पहले समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या अखंडता जैसे शब्द नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये बातें आपको नोट करके रखनी है। अगर हम बात करें आगे SR बोम्मई मामला, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये मामला भी एक गंभीर मामला था और भारत में एक अनोखा मामला था, और भारत में मात्र एक ही बार ऐसी घटना हुई है। इसके विषय में हम लोग जानने का काम करेंगे। SR बोम्मई मामला 1994, यह कर्नाटक राज्य का है। सबसे पहले जानेंगे कब कहां का है, कर्नाटक राज्य का है। ठीक, और यहां पर 1988 के आसपास, ठीक है, हाँ ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये कहां का है, कर्नाटक राज्य का मामला है। और कर्नाटक राज्य में हुआ क्या था, कर्नाटक राज्य में एक बार होते हैं चुनाव। कौन से चुनाव? विधानसभा के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जितनी भी पार्टी कर्नाटक में जो चुनाव लड़ी थी, किसी भी पार्टी ने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, यानी कोई पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। ठीक है, तो ये जब बात, जो कोई पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाया, तो वहां पे 2-3 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन से एक सरकार बनाते हैं। कौन कौन सी पार्टी थी? एक पार्टी थी जनता पार्टी, ठीक है, एक कर्नाटक में थी जनता पार्टी, और दूसरी थी लोक दल पार्टी। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है। ठीक है, तो यहां से ले लिया गया जनता और यहां से ले गया दल, और नई पार्टी का नाम रखा गया जनता दल पार्टी। ये गठबंधन था, जनता दल पार्टी का एक गठबंधन बनता है और गठबंधन से सरकार बनाई जाती है। और जो मुख्यमंत्री वहां के बनते हैं उनका नाम था SR बोम्मई। क्या नाम था? SR बोम्मई। ठीक है, जनता दल में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 13 लोगों को, ठीक है, यहां पर 13 लोगों को जज बनाया जाता है, जज। ठीक है, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री कर सकते हो। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, जो विधायक या सांसद बन के जाते हो क्या बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंत्री कर लेना है। हाँ, जैसे कि आपको पता है जो हमारे विधायक चुनकर जाते हैं उसका कुछ परसेंट जो है क्या जाते हैं, कैबिनेट में जाते हैं। कुछ सांसद जो होते राज्यसभा में, और जो हमारे सांसद बन के जाते हैं उन लोगों को केंद्र में जो है कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। जैसे राजनाथ सिंह, वो भी कहीं से चुनाव जीत कर गए हैं। अमित शाह, वो भी कहीं से चुनाव जीत कर गए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी बनारस से चुनाव जीत कर गए हैं। ठीक है, कोई लखनऊ से गया है, कोई गांधीनगर से गया है। यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री, जितने भी प्रकार के मंत्री बने हैं, ये कहीं ना कहीं से चुनाव जीत कर गए। ठीक है, तो जो वहां पे विधायक जीते उन विधायकों में से 13 विधायकों को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। लेकिन वहीं पर एक विधायक होते हैं जिनका नाम होता है मोला केरी। ठीक है, क्या नाम होता है? मोला केरी। मोला केरी नाम के एक विधायक होते हैं। ठीक है,
इन्होंने इन दोनों पार्टियों को एक करवाने में काफी मदद की, जनता पार्टी और लोकदल पार्टी को, ठीक है। और पार्टी गठबंधन और सरकार बनाने में, और ये जनता दल के विधायक थे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये जनता पार्टी जो थी इसके विधायक हुआ करते थे। जनता पार्टी को भी जिताने में मदद की, फिर दोनों गठबंधन जो बना उस गठबंधन को भी बनाने में काफी हेल्प की, ठीक है। अब आप बताइए जिस इंसान ने मेहनत की हो और उसके मेहनत का परिणाम उसे न दिया जाए तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। जैसे कि जैसे कि आपसे कोई काम करवाया जाए, कोई लालच दिया जाए और उसके बाद आप वो काम में रातों दिन एक कर देते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, जम के मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जब परिणाम आए या जब परिणाम आने का नंबर हो, उस परिणाम का फल आपको न मिले तो आपको अंदर अंदर दुख होगा कि नहीं होगा? मने मने क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वही हाल था मौला केरी का। उसे भी क्रोध आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत की और हमें पार्टी में कोई भी है जो है कैबिनेट में कोई मंत्री का पद नहीं दिया गया। तो अब वो विधायक जी थे, पावर भी है, गुस्सा भी है। मौला केरी एकदम मने मन एकदम गुस्सा आ जाते हैं दोनों पार्टियों से कि इन दोनों लोगों ने गठबंधन कर दिया और हमें एकदम बाहर कर दिया, ठीक है। तो मौला केरी यहाँ पर एक खेल खेलते हैं। ये कुछ विधायकों से मिलते हैं, ठीक है, कुछ विधायकों से मिलते हैं। लगभग 19 विधायक थे, ठीक है। लगभग 19 विधायकों से ये मिलते हैं। 19 विधायकों से एक हस्ताक्षर पत्र करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, क्या आप इन दोनों पार्टियों में शामिल हैं, ठीक है। और ये 19 विधायकों से ये बगावत करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप लोग हमारा साथ दो तो ये जो जनता दल का गठबंधन बना, इस गठबंधन को गिरा दिया जाएगा। 19 विधायकों ने सिग्नेचर किया, ठीक है। और इन्होंने ये सिग्नेचर पत्र जो था इसको लेकर राज्यपाल उस समय वहां के थे पी वेंकट सुमैया, ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल उस समय थे, पी वेंकट सुमैया को दे देते हैं। और जैसे पी वेंकट सुमैया को ये हस्ताक्षर पत्र देते हैं, इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, कर्नाटक में आप राष्ट्रपति शासन लागू करिए, क्योंकि कर्नाटक में जो सरकार थी वो गिर चुकी है, उनके विधायकों ने बगावत कर दी है, पार्टी छोड़ दी है। जैसे राज्यपाल जो थे पी वेंकट सुमैया जी देखते हैं, देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे तो सरकार गिर चुकी है। उन्होंने वो पत्र जो है राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी को पहुंचाते हैं। जैसे आर वेंकट रमन जी को ये पत्र मिला, उन्होंने आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हैं और कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा करते हैं। कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू होता है जब सुबह सुबह उठते हैं कौन? बोम्मई साहब, जो मुख्यमंत्री कर्नाटक के बने बैठे हैं। बोम्मई साहब जैसे सुबह सुबह देखते हैं, न्यूज चालू करते हैं, जैसे देखते हैं कि कर्नाटक में सरकार गिर गई है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, बोम्मई साहब बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। बोम्मई साहब बेहोश हो जाते हैं, उनको पानी वानी डाला जाता है चेहरे पर, चेहरा धुला जाता है तो उनको होश आता है। उन्होंने कहा यह हुआ क्या, हम तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, हमारी सरकार गिरी कैसे, हमें कुछ जानकारी ही नहीं। तो तुरंत राज्यपाल से संपर्क करते हैं। राज्यपाल ने बताया कि आपके जो विधायक हैं उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी है, आपका साथ छोड़ दिया, इस वजह से आपकी सरकार गिर गई है और इस वजह से यहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब मौला केरी को यही नहीं पता कि हमारे कौन से विधायक हैं जो हमारे साथ गद्दारी किए हैं, जो हमको धोखा देकर निकल गए हैं। तत्कालीन वापस आते हैं और मुंबई साहब तुरंत अपने विधायकों को फोन करते हैं, तुरंत सूचना पहुंचाते हैं कि अभी के अभी तुरंत सारे के सारे विधायक इकट्ठा हो, तुरंत मीटिंग की जाएगी। सभी विधायकों की स्पेशल मीटिंग है। जब मीटिंग की गई तो जितने भी मुंबई साहब के विधायक थे, सारे के सारे विधायक सीधा इनके घर में उपस्थित होते हैं और बात होती है। और मुंबई साहब देख रहे हैं कि हमारे तो सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। मुंबई साहब ने कहा आप सभी को पता है कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है? सब लोगों ने कहा हाँ पता है। तो उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बगावत की, हमारे साथ धोखा दिया है, अपने भाई को धोखा दिया है, कौन लोग हैं वो हम जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने धोखा दिया वो लोग हाथ खड़ा करें। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो मुंबई साहब ने कहा जितने लोग हमारे साथ हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। तो सारे के सारे विधायक जो होते हैं वो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, इस जिंदगी के अगले जिंदगी भी आपके साथ रहेंगे। जब इतना विश्वास देखते हैं तो कहते हैं फिर हमारी सरकार गिरी कैसे, जब सारे के सारे विधायक हमारे साथ है तो कौन 19 विधायक है जिन्होंने हस्ताक्षर में सिग्नेचर किया हस्ताक्षर पत्र पे और हमारी सरकार गिरा दी और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सारे विधायकों को अपने घर में रोकते हैं, उनको वहीं पे खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और वहीं पर उनको रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो यहाँ पे सही से रह सके, उन्हें कोई बेचैनी ना हो, उनका मन यहाँ तसल्ली से लग सके। उसके बाद
उसके बाद मुंबई साहब अपनी याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि जब सारे के सारे विधायक हमारे साथ हैं, हम जब पूर्णतः संवैधानिक तरीके से हम कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं, तो फिर वहां पे कैसे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? हमें जानकारी भी नहीं है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। हमने तो संविधान का पालन किया, संविधान के तरीके से हमने यहाँ पे सरकार चलाने का काम किया है, लेकिन आपकी सरकार ने या यहाँ पे पद पे बैठे हुए लोगों ने वहां पे जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यह कैसे संभव हो सकता है? जैसे यह बात वहां पे कही जाती है, रखी जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है संज्ञान में लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद तुरंत राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि किस आधार पे आपने वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। ठीक है, ये बात वहां पे कही जाती है। ठीक है, तो जब वहां पर राष्ट्रपति भी उपस्थित होते हैं, राज्यपाल भी उपस्थित होते हैं और उनके साथ साथ मोलाकेरी साहब भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ मोलाकेरी साहब भी उपस्थित होते हैं, सारे के सारे लोग उपस्थित होते हैं। तो जैसे सारे लोग अगली पेशी में वहां पे उपस्थित होते हैं, अगली तारीख दी जाती है, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुम्बई साहब से कहा गया अपनी बात आप रखिए, क्या समस्या है आपको? तो बुम्बई साहब ने खड़े होकर कहा कि मिलॉर्ड, क्या बोलते हैं मिलॉर्ड, कहते हैं मिलॉर्ड, मैं तो संवैधानिक तरीके से कर्नाटक में सरकार चला रहा था और वहां पे हमें बिना बताए हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मैं कारण जानना चाहता हूं कि कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो राष्ट्रपति को पेश बुलाया जाता है, राज्यपाल को बुलाया जाता है। उन लोगों ने कहा कि इनकी सरकार गिर चुकी है, 19 विधायकों ने हस्ताक्षर पत्र हमें सौंपा है कि हमने ये पार्टी छोड़ दी है और पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार नहीं बन पा रही है, इसी वजह से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद में बुम्बई साहब से कहा गया क्या हकीकत है, क्या आपके विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया है, क्या आप वास्तव में आपके 19 विधायक आपकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं? तो बुम्बई साहब कहते कि हमारे सारे के सारे विधायक हमारे साथ हैं, अगर आपका आदेश हो तो हम सभी की प्रेजेंटी अभी तुरंत सभी को उपस्थित कर सकते हैं। सारे विधायकों को बुलाया जाता है और एक तरफ मोलाकेरी होते हैं। मोलाकेरी ने कहा 19 विधायक हमारे साथ हैं और इनकी सरकार जो है वो गिर चुकी है। ठीक है, एक तरफ मोलाकेरी होते हैं, एक मिनट के समझिए कि हम जज हैं, एक तरफ बुम्बई साहब हैं, एक तरफ जज साहब, वो मोलाकेरी साहब है, दोनों लोग एक तरफ हैं, मोलाकेरी बुम्बई ने अपना पक्ष रखा और कहा कि जितने विधायक हमारे साथ हैं सभी के सभी लोग हम हाथ खड़ा करें। जैसे जज साहब ने कहा जितने विधायक बुम्बई साहब के साथ हैं सारे लोग हाथ खड़ा करें, सारे विधायकों ने हाथ खड़ा कर दिया। काउंटिंग होती है, सारे विधायक जो होते हैं वो बुम्बई साहब के साथ होते हैं। मोलाकेरी से कहा कौन 19 विधायक है जिन्होंने तुमको हस्ताक्षर पत्र दिया, आप बताइए किस आधार पे आपने यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो आपने 19 विधायकों का हस्ताक्षर पत्र दिया है? तो मोलाकेरी साहब कहते हैं जितने 19 विधायक जो हमारे साथ है वो हाथ खड़ा करें, तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता है और जज साहब के सामने की बात सुप्रीम कोर्ट की बात है। ठीक है, तो फिर जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, धोखा दे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने फैसला अपना सुनाया और फैसले में कहा, ठीक है, फैसला सुनाते हैं और फैसला क्या आता है इसको जानिए। हाँ, उन्होंने कहा बुम्बई साहब ने, ठीक है, उन्होंने कहा मोलाकेरी के साथ जब कोई नहीं खड़ा होता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए, राष्ट्रपति को परेशान करने के लिए, या फिर बुम्बई साहब राष्ट्रपति शासन लागू कर, या फिर बुम्बई साहब की सरकार बनाने के लिए, बुम्बई साहब का जो अपमान हुआ है उनके रहते हुए उनकी सरकार गिर गई है, उसके लिए आप सबसे पहले आप बुम्बई साहब से क्षमा याचना यानी क्षमा मांगिए। उसके बाद आपने जो एक जघन्य अपराध किया है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि फर्जीवाड़ा करके धोखे से जाली सिग्नेचर बनवा के आप किसी की सरकार गिरा दें। इस केस में आपको बामुशक्कत 7 साल की सजा सुनाई जाती है और मोलाकेरी साहब को 7 साल की सजा हो जाती है। और यही नहीं, ठीक है, यही नहीं, आगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी निर्देश दिए गए कि जब तक कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में रहते हुए संवैधानिक आधार पर कार्य करे तब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन न लगाया जाए। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए निर्देश दिया जाता है। और क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल राजभवन में बैठकर यह निर्धारित ना करें कि कौन सी पार्टी बहुमत में है या नहीं, बल्कि बहुमत विधानसभा में सिद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, या राजभवन में बैठकर यह निर्धारित ना करें कि किसकी पार्टी
पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है या किसकी नहीं बन रही है। उसके लिए आपको विधानसभा में जाना चाहिए और यह बहुमत विधानसभा में सिद्ध करवाना चाहिए। ये निर्देश दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, ठीक है। और एसआर बोम्मई मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, तो आर.एस. बोम्मई मामले में ही कहा था। ये बातें आप सभी को याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना जो है यह वाद वियोग नहीं है, यह बात भी कही गई, अथवा प्रस्तावना जो है प्रयोचित नहीं है, प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, यह बात यहां पर कही गई, यानी प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। अर्थात यदि प्रस्तावना में लिखी बातों का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्देश दिए जाते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित कुछ विदेशी स्रोत या क्रांतियां, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति 1776। तो आप कहेंगे अमेरिका की क्रांति से भारत का क्या लेना देना है। मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आजादी अमेरिका, यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है। जैसे अमेरिका आजाद होता है, उसने अपना संविधान लिखा। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, सबसे पहला लिखित प्रस्तावना अमेरिका का है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ही लिया गया है, तो उसका संबंध भारत से है या नहीं। हमारा जो प्रस्तावना है कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और जब अमेरिका से लिया गया है तो उसका संबंध हमारे देश से है कि नहीं है। आप कहेंगे है, तो दोनों चीजें याद रखना। अगर पूछा जाए प्रस्तावना कहां से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात आपको भी याद रखनी है, ठीक है। बात आती है फिर फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस की क्रांति आप सभी को पता है। फ्रांस में एक शासक हुआ है लुई 16वां, ठीक है। एक शासक होता है लुई 16वां और उसने वहां पे शासन करने का काम किया है। उसने जनता से कहा मैं भगवान का अंश हूं और भगवान के अंश होने के नाते हम आप लोगों पर शासन करते हैं। फ्रांस में शासन करने का काम करते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करता है, शासन करता है। और उसके बाद उसकी शादी होती है। जैसे उसकी शादी होती है, महारानी आती है। वो पूरा का पूरा दिन महारानी के रूप स्वरूप रंग रूप में डूबा होता है। पूरा का पूरा दिन, रातों दिन वो महल से निकलता ही नहीं, वो सिर्फ महारानी को ध्यान देता है। जनता को भूल गया, जनता भूखों से मर रही है। लुई 16वां से कोई मतलब नहीं है। बाहरी जो पड़ोसी देश हैं वो फ्रांस पे आक्रमण कर रहे हैं, देश में कब्जा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वहां की जनता भड़क गई, नहीं चाहिए ऐसा शासक, हमें क्या जरूरत है ऐसे शासक की। वहां की जनता आक्रोश, क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं और उसके बाद लुई 16वां को जान से मार भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये चीज हम लोगों ने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है। जैसे फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां मारा जाता है और वहां की जनता ने जो आवाज उठाई थी वो आवाज कौन सी थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो बताओ हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए। अगर ये पूछा जाए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व शब्द कहां से लिए गए, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ये बात आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या था आपको पता है, लुई 16वां को वहां की जनता ने मार दिया था। वो नंबर 1 का अय्याश आदमी था, इसीलिए वहां की जनता ने उसको मार दिया था। तो याद रखना, फ्रांस की क्रांति 1789, क्या क्या लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे बात करेंगे रूस की क्रांति की, ठीक है। रूस की जो क्रांति थी यह 1917 में हुई थी, ठीक है। यहां से हम लोगों ने लिया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों शब्द जो है हमारे प्रस्तावना में जुड़े हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और जो रूस की क्रांति थी, ठीक है, ये रक्तहीन क्रांति थी, ठीक है। यहाँ पे कोई, हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर पूछा जाए रूस से क्या लिया गया तो रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्रांतियां जिनका संबंध प्रस्तावना से नहीं है, ठीक है। कुछ क्रांतियां जिनका संबंध प्रस्तावना से नहीं है, जिसमें से नंबर 1 पे है इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 1688 में होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यहाँ भाईचारे का रूप अपनाया जाता है। जो बातें होती हैं मिलभेट के एक दूसरे से समझने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हुआ था, किसी की जानें नहीं ली गई थी, ठीक है। आगे आते हैं चीन की क्रांति। आपसे पूछेगा कब हुई थी, तो चीन में 1911, ठीक है,
1911 के आसपास चीन में क्रांति होती है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन है, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है नंबर 1 पे, जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया? पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो यह ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा कहा गया था। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद में है, या संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया है, या कथन किसका है? तो ठाकुर दास भार्गव का। आगे बात करेंगे, प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह भी ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा ही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, एक है, कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, यह किसने कहा था? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। फिर किसी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो यह पीटी नेहरू के द्वारा कहा गया, हमारे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। फिर के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अगर पूछा जाए बताओ किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, तो वह के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए किसने कहा था कि संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो यह N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। ठीक है, पालकीवाला को याद रखना है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रण लेख है, यह अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा कहा गया था, इसको भी याद रखना है। अगर बात करेंगे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। अंतिम है, प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों का उद्देश्य है, यह डी सुब्बा राव के द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान के लक्ष्यों का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये कथन आप नोट कर लीजिए, ये कथन लगातार पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।